औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि किरायानामा क्या होता है, किरायानामा किस तरह लिखा जाता है और किरायानामा की लीगल वैल्यू क्या है। तो इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो हम बात कर रहे थे जी किरायानामा के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि किरायानामा जो है वो किस तरह लिखना चाहिए और किरायानामा को रजिस्टर्ड कैसे करवाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, तो सेक्शन जो है ये इसका डील करता है जी सेक्शन 6 ऑफ पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट 2009। इसके सेक्शन 6 जो है उसमें ये बताया गया है कि किरायानामा के पार्टिकुलर्स क्या होते हैं, यानी कि किरायानामा किस तरह लिखना चाहिए। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी आपने किरायानामा लिखना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप रूटीन में हम किरायानामा किसी जो अर्ज़ी नवीस से लिखवा लेते हैं, किसी खुद लिख लेते हैं और किसी कोशिश करते हैं कि घर में कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो लिख लेता है। लेकिन आपको इस तरह का अंदाज़ा नहीं होता कि किरायानामे में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिखना ज़रूरी होती हैं, क्या पार्टिकुलर्स होते हैं जो कि लिखना ज़रूरी होते हैं। अगर वो ना लिखे जाएं तो कल कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो जाए, और अगर वो जो फैक्ट्स जो हैं वो बातें जो हैं जो किरायानामे में लिखना ज़रूरी होती हैं अगर वो ना लिखी जाएं तो इसका आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले जी किरायानामा में जो मालिक होता है जायदाद का उसके सारे पार्टिकुलर्स लिखने होते हैं। पार्टिकुलर्स से मुराद या नाम, वल्दियत, सकूनत जो है वो सारे उसके लिखने होते हैं। और इसी तरह मालिक का और दूसरा किराएदार का, दोनों के पार्टिकुलर्स नाम, वल्दियत, सकूनत उनका प्रॉपरली लिखने चाहिए ताकि पता हो कि कौन सा शख्स देने वाला जो है वो कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या वल्दियत है उसकी, यानी कि उसके सारे पार्टिकुलर्स हों। और जो लेने वाला किराएदार होता है उसके बारे में भी वो सारे पार्टिकुलर्स पता होने चाहिए। दूसरे नंबर पे है जी कि जायदाद की तफसील होनी चाहिए कि कौन सी जायदाद, कौन सा घर, कौन सा जो प्लॉट है या कोई भी जायदाद है। अगर आप कोई जो हॉल को किराए पे दे रहे हैं, कोई कमर्शियल जो है वो प्रॉपर्टी वो किराए पे दे रहे हैं, कोई घर किराए पे दे रहे हैं, तो उसकी पूरी तफसील जो है वो किरायानामे में होनी चाहिए। उससे पता हो कि कौन सी प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी के बारे में ये किरायानामा लिखा जा रहा है। और उसके बारे में जी किरायानामा के बारे में कि कितनी मियाद में के लिए आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो किराए पे दी है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या इससे ज़्यादा जितने भी आपने अरसा के लिए हो उसमें किरायानामा में ये भी, यानी कि पीरियड ऑफ जो है वो टेनेंसी जो है वो उसमें वो लिखना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और उसके बाद किराया कितना आपका फ़िक्स हुआ है और मोड ऑफ़ पेमेंट जो है वो क्या है, क्या किसी बैंक में किराया जमा कराएंगे या आपको बाई हैंड देंगे, वो मोड ऑफ़ पेमेंट जो है। और उसके बाद किराए की तारीख़ कि इस तारीख़ तक ये किराया जो है ये अदा करेंगे। ये वो तफसीलात हैं जो कि आपको जब भी आप किरायानामा लिखें उसमें सारी तफसील जो है वो आपको लिखनी चाहिए। और इसके बाद ये भी उसमें लिखना चाहिए कि क्या आपने उसको इख्तियार दिया है कि ये उसको सबलेट कर सकता है, यानी कि ये आगे भी किसी को किराए पे दे सकता है या नहीं दे सकता। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें किराए में लिखनी चाहिए। ये तो वो पार्टिकुलर्स थे जो कि आपको किरायानामा में लिखना चाहिए। अब जी हम देखते हैं जी कि किरायानामे को रजिस्टर्ड जो है वो करवाना क्यों ज़रूरी होता है और किरायानामे को रजिस्टर्ड कैसे करवाया जाता है। जब आप किरायानामा लिख लेते हैं तो आप रेंट रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में जो है वो जाते हैं। हर इलाके में रेंट रजिस्ट्रार होता है, ख़ुसूसन शहरी इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से रेंट रजिस्ट्रार मुकर्रर किए होते हैं, वहाँ पे उनका ऑफ़िस होता है। आपने वहाँ जाना है और आपने वो जो कॉपी है वो जो है वो किरायानामा जो है वो आपने वहाँ लेके जाना है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों शख्स जाएँ, सिर्फ जो है वो अपने लेके जाना है किरायानामा जो है वो लेके जाना है। वो भी मालिक चला जाए वहाँ पे, यानी कि जो भी ओनर है प्रॉपर्टी का वो चला जाए, या टेनेंट भी जा सकता है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ही जाएं, कोई भी लेके जा सकता है। जब वहाँ लेके जाएंगे वो आप रजिस्ट्रार साहब को वहाँ देंगे, रजिस्ट्रार साहब उसको देखेंगे और यानी कि स्टैंप लगा देंगे। स्टैंप लगा के वो जो ओरिजिनल जो है वो मालिक को वापस कर देंगे और उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो अपने रिकॉर्ड में रखेंगे ताकि वो उसमें रजिस्टर्ड वो अपने जो भी उनका रिकॉर्ड होता है उसमें वो दर्ज कर लेंगे, उसमें रखेंगे और उसको वहाँ पे रजिस्टर्ड में जब दर्ज कर लेते हैं तो इसको कहते हैं कि आपका किरायानामा जो है वो उन्होंने वहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया है। इस तरह आपका किरायानामा रजिस्टर्ड हो जाएगा। ओरिजिनल किरायानामा जैसा मैंने बताया कि वो मालिक को मिल जाता है, फ़ोटोकॉपी जो है वो अपने पास रख लेते हैं और एक फ़ोटोकॉपी जो है वो जो टेनेंट होता है वो उसको दे दी जाती है ताकि उसके पास भी रिकॉर्ड। और ज़रूरी है
بعض औक़ात टेनेंट जो है वो अपने पास कॉपीज़ नहीं रखते, या वो रूटीन में समझते हैं कि अगर मालिक नहीं रख लिए तो काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टेनेंट के पास भी इसकी कॉपी होनी चाहिए, ताकि क्योंकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है टेनेंट के पास जो है वो जो किराएदार है उसके पास भी इसकी कॉपी होनी चाहिए। तो इस तरह इस प्रोसेस से किरायानामा जो है आपका वो रजिस्टर्ड हो जाता है। किरायानामा रजिस्टर्ड कराने में कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपल वहाँ पे ऑफ़िस में जाना है, उनको किरायानामा देना है, वो उस पे वो मोहर लगा देंगे और उसकी कॉपी अपने पास रख लेंगे, असल माल को वापस कर देंगे। ये था जी तरीक़ाकार वो किरायानामा को रजिस्टर्ड करवाने का। सवाल ये पैदा होता है कि किरायानामा जो है ये कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे किरायानामा लिखना चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है। नॉर्मली लोगों को इस बात का नहीं पता होता, और इवन के ये जो अर्ज़ी नवीस वगैरह हैं जिनसे लिखवाया जाता है उनको भी नहीं पता होता। बाज़ औक़ात लोग 100 रुपये के स्टाम्प पे, 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा लेते हैं, या सिंपल कागज़ पे भी लिखवा लेते हैं। लेकिन जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि किरायानामा जब भी लिखना हो तो वो जो सालाना जो किराया बनता है, जिस प्रॉपर्टी का जो सालाना किराया बनता है उसका 3.25 यानी कि 3.25% जो है वो उसकी मालियत के आप स्टैम्प पेपर लेंगे, और उसके बाद उन स्टैम्प पेपर्स पे आप जो है ये किरायानामा लिखेंगे। 3.25% सालाना किराए के जितने पैसे बनते हैं आप उनका स्टैम्प पेपर लेंगे, और उस स्टैम्प पेपर पे किरायानामा लिखा जाना चाहिए। ये कानून की रिक्वायरमेंट है। ये अगर आप उस पर नहीं लिखते तो ये आपकी तरफ से एक कमी होती है, एक डेफिशिएंसी होती है लीगली, जो कि कल आपके लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो ये वो पोजीशन थी जी। अब सबसे लास्टली जो हम इसमें देखते हैं कि अगर किरायानामा रजिस्टर्ड ना करवाया जाए तो उसका क्या नुकसान होता है। पहली बात तो यह है जी कि किरायानामा रजिस्टर्ड होने का मकसद ही ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हो जाए उसकी एक लीगल वैल्यू हो जाती है, लीगल अथेंटिसिटी हो जाती है, कि उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो उसके दोनों पार्टीज़ पाबंद होती हैं। अगर कोई वायोलेशन होती है तो उसको इस सेंस में कानून की नज़र में उसको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जो बंदा उसकी वायोलेशन करता है, क्योंकि ये किरायानामा रजिस्टर्ड होता है। और कल कोई भी पार्टी इस बात से मुकर जाए, बात वक्त ऐसा भी होता है कि किराएदार जो हैं वो कहते हैं जी कि ये प्रॉपर्टी हमने ख़रीद ली है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये नहीं कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो वो जो रजिस्ट्रार के पास आपका किरायानामा जो पड़ा होता है, जो रजिस्टर्ड हुआ होता है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सबूत होता है मालिक के लिए कि हमने ये प्रॉपर्टी मैंने इसको बेची नहीं है, मैंने इसको किराए पे दी है, और ये इसका सबूत है कि हमने इसके जो किरायानामा जो था वो हमने रजिस्टर्ड भी करवाया हुआ है। तो इसका एक तो ये इसका फ़ायदा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस के बंदे पाबंद रहते हैं, कोई मुश्किलात नहीं होती, परेशानी नहीं होती कि ये प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो जाएगा, कि वो किराएदार जो ये कह देगा जी कि मैंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है। इसका एक तो ये फ़ायदा है। तीसरे नंबर पे इसका जो फ़ायदा ये है कि जब भी कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है और अब कोई ऐसा किरायानामा जो कि रजिस्टर्ड ना हुआ हो, तो वो जो रेंट ट्रिब्यूनल होता है, जो वहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट आप रेंट ट्रिब्यूनल में लेके जाते हैं तो सबसे पहले आपको वो रेंट ट्रिब्यूनल ये पूछता है कि आपका क्या किरायानामा, पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपका किरायानामा रजिस्टर्ड था। अगर तो आपका किरायानामा रजिस्टर्ड था तो फिर आपके केस की प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपका किरायानामा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, रेंट एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड नहीं है, देन आपको फ़ाइन होगा। अब फ़ाइन क्या होगा? अगर तो आप किराएदार हैं, किराएदार का अगर जाता है रेंट ट्रिब्यूनल के पास कि मेरा ये डिस्प्यूट है, तो वो अगर वो केस फाइल करता है रेंट के बारे में, तो अगर उसने अगर किरायानामा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ वो किरायानामा जिसकी बुनियाद पे एक किराएदार जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल में गया है, तो उसको जो सालाना किराया होता है उसका 5% जो है वो उसको अदा करना पड़ता है, उसको जमा करवाना पड़ता है। उसके बाद उसके केस की जो है वो प्रोसीडिंग शुरू होती है। इसी तरह अगर कोई मालिक है उसको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो रेंट ट्रिब्यूनल पे जाता है, तो अगर उस सूरत में अगर किरायानामा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो मालिक जो है वो सालाना किराए का 10% जो है वो वहाँ पे करेगा अदालत में। तो गवर्नमेंट के ख़जाने में ये एक किस्म का फ़ाइन होता है, वो गवर्नमेंट के ख़जाने में पे कर, अदालत में नहीं। अदालत उनको हुक्म दे देती है कि आप गवर्नमेंट के ख़जाने में ये पे करके आएँ। वो पे करेंगे, पे करने के बाद वो वहाँ पे लाके रसीद देंगे और उसके बाद उनके केस की कार्रवाई शुरू होगी। तो ये आपको फ़ाइन भी हो सकता है अगर आप किरायानामा अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते। तो फिर अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, खा आप किराएदार हों या मालिक हों,
تو اس صورت میں اگر آپ اس کو رجسٹر نہیں ہوا ہوتا، ڈسپیوٹ کی صورت میں آپ رینٹ ٹربیونل کے پاس آتے ہیں تو رینٹ ٹربیونل آپ کو یہ قانون میں فکس کر دیا گیا ہے کہ اتنا ان کو فائن ہوگا، جو کہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ اکاؤنٹ میں وہ جمع کرائیں گے، گورنمنٹ میں کے پاس جو ہے یہ آپ کی رقم جائے گی فائن کی صورت میں۔ تو کرایہ دار کی صورت میں 5%، اور اگر مالک اگر عدالت میں جاتا ہے تو اس نے کرایہ نامہ جمع نہیں کروایا ہوا، اس نے رجسٹر نہیں کروایا ہوا، تو وہ 10% جو ہے وہ فائن دے گا۔ تو یہ تھا جی کرایہ نامہ۔ کرایہ نامہ کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے کیا پارٹیکولرز ہوتے ہیں، کس طرح کرایہ نامہ کو رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے، کرایہ نامہ رجسٹرڈ کرانا کیوں ضروری ہے، کتنے روپے کی مالیت کے اسٹامپ پہ جو ہے یہ کروایا جاتا ہے، اور اگر نہیں کروایا جاتا تو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ہم نے آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔